अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, आज हम लोग सॉल्व करने आ रहे हैं अपने पास पेपर का जरा एक सवाल, लेकिन सवाल सॉल्व करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरा रिवाइज करना चाहिए, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन रेशियोज। कि सर अक्सर हमारे पास पेपर में ऐसा सवाल आया है कि एक ट्रांजैक्शन दी हुई है कि लेट से पेड फॉर क्रेडिटर थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट या रिसीट कैश फ्रॉम डेटर्स, इस तरीके की ट्रांजैक्शन दी जाती है और फिर बोला जाता है कि बताइए इसका रेशो के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, कि इम्पैक्ट ऑन लेट से नॉन करंट रेशो, कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इस तरीके के सवाल आपके पास पेपर में 2-3 मरतबा आ चुके हैं। ठीक है, अब इन सवालों को सॉल्व करने का एक छोटी सी टेक्निक है, आसान सी टेक्निक है। आपको सिर्फ समझ में आने चाहिए बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन। सर फ्रैक्शंस आपने बचपन में 2-3 क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ना शुरू की तो उस वक्त आपको कुछ बेसिक रूल समझाए गए थे। वही रूल्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं जो आपके स्टडी टेक्स्ट में भी मेंशन है। सर रूल्स क्या है देखें, मैं स्टार्ट अगर करूं, मैं सबसे पहली चीज, हमारे पास एक फ्रैक्शन में मौजूद होता है न्यूमरेटर, जिसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एन, और डिनोमिनेटर, जिसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डी। सर अब रूल्स क्या है। पहला रूल कि अगर आपका रेशो ऐसा है जिसमें न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, सही, एक ट्रांजैक्शन ऐसी आई आपके पास जिसमें आपके न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जवाब में आपका रेशो भी इंक्रीज हो रहा होगा। सिमिलरली इसका वाइसी वर्सा, कि अगर आपके पास एक ट्रांजैक्शन ऐसी गिवन है जिससे आपका न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, तो वाइसी रिस्पेक्टिवली आपका रेशो भी डिक्रीज हो रहा होगा। सेट हो गया। फिर उसके बाद आपने सीखा था कि सर अगर एक डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज होता है किसी भी फ्रैक्शन में, एक डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है विद नो इम्पैक्ट ऑन न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो आपका रेशो डिक्रीज हो रहा होगा। डिवाइड वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आपके फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। सिमिलरली इसका उल्टा, कि अगर आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो रिस्पेक्टिवली आपका रेशो इंक्रीज होगा। सही, मतलब सर न्यूमरेटर और रेशो का क्या इंपैक्ट है? सर डायरेक्ट इंपैक्ट है। और डिनोमिनेटर और रेशो का क्या रिलेशन है? सर इनवर्स रिलेशन है। सही, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है सर, अगर इस चीज को मैं फ्रैक्शंस के थ्रू एक जरा सॉल्व करने की कोशिश करूं, सर लेट से मैं कोई भी रेशो, लेट से करंट रेशो कैलकुलेट करने जा रहा हूं और उसमें मेरे पास न्यूमरेटर में अज्यूम कर लेते हैं फिगर्स आ रही हैं 15 और डिनोमिनेटर में मेरे पास लेट से फिगर आ रही है 12। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं आपके सामने 4 ट्रांजेक्शन रखूंगा, ट्रांजेक्शन 3 एंड 4, जिसमें ये चारों इंपैक्ट को एक एक मरतबा सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं एक नंबर अज्यूम कर रहा हूं 3। पहला हमारे पास रूल लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर में इंक्रीज आ रहा है 3 रुपीज का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 15 को मैं अगर इंक्रीज करूं 3 रुपीज से तो मेरे पास आंसर आता है 18 अपॉन में 12 वैसे ही रहेगा। सही, अब जरा अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूं 15/12, जो हमारा ओरिजिनल रेशियो था दैट वाज 1.25। ठीक है, रूल हमारा ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशो भी इंक्रीज होगा। जरा चेक कर लीजिए, 18 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 12 से तो मेरे पास आंसर आता है 1.5। यस सर, मेरा रेशो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। सिमिलरली ट्रांजेक्शन नंबर 2 के लिए मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर की वैल्यू कम करनी है। तो सर अगर मैं 15 की वैल्यू 3 से कम करता हूं तो 12 आंसर आता है, अपॉन में भी मेरे पास 12 है, 12/12 मेरा रेशो 1 आ जाएगा। देख लीजिए सर, जब मैंने न्यूमरेटर बढ़ाया तो मेरा रेशो इंक्रीज हुआ, जब मैंने न्यूमरेटर कम किया तो मेरा रेशो डिक्रीज हुआ। अब जरा डिनोमिनेटर के साथ अगर हम चेक करें, सर यही 3 का इंपैक्ट मैं एक मतलब डिनोमिनेटर में लेके काम कर रहा हूं, तो मैं 15 में अगर 3 ऐड करूं मेरे पास आंसर आएगा, सॉरी 15 तो वैसे ही रहेगा, 12 में अगर मैं 3 ऐड करूं तो 15 हो जाएगा। सही, 15/15 मेरा रेशो 1 आएगा। सर डिनोमिनेटर के इंक्रीज होने से मेरा रेशो डिक्रीज होता है, चेक कीजिए 1.25 से उठ के मेरा रेशो 1 पे आ गया। सिमिलरली अगर मैं डिनोमिनेटर को डिक्रीज करूं कि 15 ऊपर वैसे ही रहा, 12 की जगह यहां पे नीचे 9 कर दिया मैंने, तो 15/9 मेरे पास आंसर आएगा 1.67। तो सर अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज करता हूं तो रेशो के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, इंक्रीज होता है। ये देखिए सर, रेशो मेरा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, ये तो बेसिक इंपैक्ट थे, बेसिक कैलकुलेशन थी जो सबको पता होती है कि न्यूमरेटर के इंक्रीज होने से फ्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूमरेटर के कम होने से फ्रैक्शन कम होगा, डिनोमिनेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन बढ़ेगा, कम होगा, और डिनोमिनेटर के कम होने से फ्रैक्शन बढ़ेगा। ये तो बेसिक रूल है। सर मसला तब आता है जब आपके पास एक ऐसी ट्रांजेक्शन हो, केस नंबर 5, एक ऐसी ट्रांजेक्शन हो जिससे आपका न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर भी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली ऐसी ट्रांजेक्शन और केस नंबर 6 कि आपका न्यूमरेटर भी डिक्रीज हो रहा है और सेम अमाउंट से आपका डिनोमिनेटर भी डिक्रीज हो रहा है। सर वर्ड याद रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं सेम अमाउंट। ठीक है, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं।
सर इस सूरत हाल में आपके रेशो के ऊपर या आपके फ्रैक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इसके लिए एक छोटी सी सेंटेंस आपको याद रखना है। सर सेंटेंस क्या है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज विल बी मोर ऑन द लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन। सर अब इस सेंटेंस का मतलब क्या, जरा ध्यान से लिखिएगा। मैं वही जो पीछे हमने कंसिडर किया था 15/12 और वही 3 का मैं चेंज हमेशा इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं यहां पे भी। सर मेरे पास एक ऐसा रेशो आया, ट्रांजैक्शन नंबर 1 में लिखने जा रहा हूं, मेरे पास एक ऐसा रेशो आया जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 3 रुपीज से इंक्रीज हुए। तो 15 में अगर मैं 3 ऐड करूं मेरे पास आंसर आता है 18, डिनोमिनेटर में अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 15। ओरिजिनल रेशो हमारा क्या बनता है 15 डिवाइड बाय 12, मेरे पास आंसर आया 1.25। अब जरा सर सेंटेंस दोबारा से पढ़िए, इंपैक्ट ऑफ चेंज विल बी मोर, किसमें ज्यादा होगा सर, ऑन द लोअर साइड ऑफ द फ्रैक्शन, ऑन द लोअर साइड ऑफ द फ्रैक्शन। तो सर मुझे जरा ये बताइए कि इस ट्रांजैक्शन में, इस रेशो में मेरे पास लोअर साइड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रैक्शन कौन सा, 12। तो मतलब सर 12 के ऊपर मेरे इंक्रीज या डिक्रीज का इंपैक्ट ज्यादा होगा रिलेटिंग टू 15। क्या मतलब वो सर, अगर मैं रेशो कैलकुलेट करूं 18 डिवाइड बाय 15 अगर मैंने चेक किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.2। सर अगेन सवाल ने क्या कहा, सॉरी स्टेटमेंट ने क्या कहा कि इंपैक्ट विल बी मोर ऑन द लोअर साइड, कि मतलब जो नीचे वाली साइड है, नीचे वाली साइड का मतलब कम अमाउंट वाली जो साइड है उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो मतलब डिनोमिनेटर के अंदर रेशो के इंक्रीज होने का साइज, सॉरी वैल्यू के इंक्रीज होने का इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो सर अगर जरा चेक करूं यहां पे इस हिसाब से, इस सेंटेंस के हिसाब से ये बन रहा है कि मेरा डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, सही। तो हमने क्या सीखा था कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो मेरा रेशो कम होगा। ये जरा चेक कीजिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ी तो मेरा रेशो कम हो गया। इसका रिवर्स भी चेक कर लें कि सर ट्रांजैक्शन नंबर 2 मैंने लिखी जिसमें दोनों के दोनों मेरे लेट से 3 रुपीज से ही कम हो रहे हैं इस मर्तबा। तो 15 में से अगर मैं माइनस करूं 3 तो मेरे पास आंसर आएगा 12, और 12 में से अगर मैं माइनस करूं 3 तो मेरे पास आंसर आएगा 9। अब अगर मैं रेशो कैलकुलेट करता हूं तो सर मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सवाल ने अगेन क्या बोला, लोअर साइड के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट है, मतलब मेरा डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा कम होगा बनिस्बत मेरे न्यूमरेटर के। तो अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो मेरा रेशो इंक्रीज होता है। तो सर जरा चेक कीजिए, जब मैंने 12/9 किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.3। सर ये चीज समझ में आती है कि जो साइड मेरे फ्रैक्शन में लोअर वैल्यू वाली होगी उसके ऊपर चेंज इन वैल्यू का इंपैक्ट ज्यादा होगा। इसका जरा रिवर्स साइड में देखेंगे। सर लेट से मेरे पास फ्रैक्शन 15/12 की जगह 12/15 होता, सही। अब क्या कहानी होती सर, ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या लिखता कि 12 में 3 ऐड करता तो 15 हो जाता, 15 में 3 ऐड करता तो 18 हो जाता। सर अगेन लोअर साइड के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा है, मतलब जो न्यूमरेटर है इस मर्तबा उस पे इस 3 रुपए का इंपैक्ट ज्यादा है। तो अगर मेरा न्यूमरेटर पे इंपैक्ट ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर हमने क्या सीखा, न्यूमरेटर बढ़ने से रेशो बढ़ेगा। जरा चेक कर लें, 12 में 15 को अगर मैं डिवाइड करूं 18 से मेरे पास आंसर आता है 0.83। अच्छा ओरिजिनल रेशो तो कैलकुलेट ही नहीं किया, यहां पे आंसर आता है 0.8। तो देखिए सर हमने क्या सीखा था कि अगर हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो करस्पॉन्डिंगली हमारा रेशो भी इंक्रीज होगा। जरा चेक कीजिए, रेशो मेरा इंक्रीज हो गया 0.8 से 0.83 पे चला गया। सिमिलरली अगर यही 3 रुपीज में माइनस करा दूं, ट्रांजैक्शन नंबर 2 मैंने ऐसी ली जिससे मेरे 12 में से 3 माइनस हुआ तो मेरे पास आंसर बचा होगा 9 का, और 15 में से 3 माइनस किया तो 12। अब अगर मैं रेशो कैलकुलेट करूं, अगेन क्या सवाल ने, ट्रांजैक्शन ने क्या बोला कि भाई जो लोअर साइड है इसके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा है, मतलब मेरा न्यूमरेटर ग्रेजुअली ज्यादा कम हो रहा है। तो अब अगर मैं चेक करूं 9 डिवाइड बाय 12 मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 0.75। चेक कीजिए, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर आपका कम हो रहा है तो रेशो भी आपका कम होगा। सर ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल, जब न्यूमरेटर हमारा कम हुआ तो रेशो भी हमारा कम होकर 0.75 पे आ गया। तो ये वो टेक्निक है जिसकी बेस पे आपके तमाम सवाल सॉल्व होने, ठीक है। अब जरा पास पेपर का एक सवाल उठा के देखते हैं, इसी टेक्निक को सामने रख के सॉल्व करना है, सिर्फ आई डी और नो इफेक्ट लिखना है और कोई काम नहीं है पास पेपर में इसके अलावा। अच्छा जी, आपके पास पेपर का सवाल स्प्रिंग 2021 का एपीवैक लिमिटेड 17 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, और सर पूरा वही जो टेक्निक अभी हमने सीखी सिर्फ उसी को यूज करके पूरा सवाल सॉल्व होना है, ठीक है। अच्छा एक एक करके क्या करेंगे सर, मैंने सारे रेशियोज लिख लिए जो जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उनके फॉर्मूला मैंने लिख लिए, ठीक है। एक एक ट्रांजेक्शन बढ़ूंगा और हर रेशियो के ऊपर हम उसका इंपैक्ट चेक करेंगे, ठीक है।
सर पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इन ऑर्डर टू शो बेटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा फिर उसके बाद बोल रहे हैं स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट, वही वाली कहानी जो अपना किसी की, ऑफ ईच ऑफ द अबव मेजर ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट। पहली ट्रांजैक्शन है आपके पास सर, पे द बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या पास करेंगे आप, आपकी एंट्री होगी, अगर हम सप्लायर को पे ऑफ कर रहे हैं तो अकाउंट्स पेएबल आपका डेबिट होगा, सही, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट हो रहा होगा, और इन दोनों के दरमियान आप 5% का क्योंकि डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं तो एक आपके पास डिस्काउंट इनकम क्रिएट हो रही होगी, सही। ये है सर इस ट्रांजैक्शन का टोटल इम्पैक्ट, आपकी एक लायबिलिटी कम हो रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है, और साथ साथ आप एक इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसका इम्पैक्ट चेक करना शुरू करूँ सर, मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ अपना असम्पशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए 2-3 नंबर्स और यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि लेट से 10 रुपए से हमने लायबिलिटी अपनी खत्म करी, 8 रुपए से हमने क्या कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करी, और 2 रुपए के हमने डिस्काउंट अवेल किया, सही। ये सिर्फ हमने अज्यूम किया अपनी तरफ से, आप कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, मसला कोई नहीं इसमें। अच्छा जी, अब मेरे पास पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स का। तो सर इस ट्रांजैक्शन का ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर सर कोई इंपैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट इनकम आपकी ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं, आपके नेट प्रॉफिट का पार्ट बनती है। अकाउंट्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, इन दोनों का ना ही कोई ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट, ना ही कोई सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट। सर सेल्स के इम्पैक्ट ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं, तो मैं सीधा सीधा बोल दूं सर नो इफेक्ट। यानी सप्लायर से अगर आप डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं तो इसका आपके जीपी रेशो के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। अलबत्ता अगर मैं नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स की बात करूं सर, सेल्स के ऊपर तो आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि आप एक डिस्काउंट इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इनकम रिकॉर्ड करने की वजह से आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेट प्रॉफिट मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो न्यूमरेटर के इंक्रीज होने से क्या होता है सर, हमारा रेशो इंक्रीज होता है, ये चीज समझ में आती है। फिर उसके बाद सर अगला रेशियो हमारे पास करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, करंट एसेट के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि अकाउंट पेएबल भी मेरी करंट लायबिलिटी है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी मेरी करंट लायबिलिटी है। अब एक करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, दूसरी करंट लायबिलिटी कम हो रही है, अब इन दोनों का इंपैक्ट चेक करें। हमने जो अपनी तरफ से नंबर अज्यूम करे इसके हिसाब से सर अकाउंट्स पेएबल मतलब एक लायबिलिटी मेरी कम हो रही है 10 रुपए से, फिर अगेन दूसरी लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है 8 रुपए से। तो सर अगर मैं आपसे नेट इंपैक्ट पूछूं सर, नेट इंपैक्ट पे आपकी टोटल करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, टोटल करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है कितने से सर, 2 रुपए से, ये चीज समझ में आती है। तो सर अगर आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज हो रहा है तो रेशो के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा सर, रेशो आपका इंक्रीज हो रहा होगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा जी, अगला रेशियो अगर हम देखें सर, अगला रेशियो है हमारे पास स्टॉक टर्नओवर इन टाइम। सर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेशियो है आपका स्टॉक टर्नओवर इन टाइम्स में। सर आपको याद होगा 2 किस्म के रेशियो होते हैं स्टॉक के, एक स्टॉक होल्डिंग पीरियड जिसमें आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, और दूसरा आपके पास है स्टॉक टर्नओवर इन टाइम जिसमें आप ये कैलकुलेट करते हो कि आपका स्टॉक अपने एक साइकिल ऑफ कंप्लीशन, एक साइकिल ऑफ प्रोडक्शन कितनी मरतबा साल में कंप्लीट कर रहा है, ठीक हो गया। तो खैर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अब अगर मैं इसकी क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन देखूं तो सर ना ही मेरा क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हिट हो रहा है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री हिट हो रही है। जब दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं तो सर मेरे रेशो के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक हो गया सर। फिर उसके बाद अगला रेशियो है मेरे पास रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। अगेन ध्यान से नॉन करंट एसेट्स, नॉर्मली हमारे पास सवाल होता है रिटर्न ऑन एसेट्स का जिसमें हम पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स लिखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉन करंट एसेट है तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या होगा, पीबीआईटी ओवर ओनली नॉन करंट एसेट्स, ठीक हो गया। अब सर इसका रेशो का क्या इंपैक्ट होगा, सर अकाउंट पेएबल का नॉन करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट पेएबल पे कोई क्या कहते हैं नॉन करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। अलबत्ता मैं एक इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनकम रिकॉर्ड करूंगा तो सर मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो सर मेरा न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देयर इज नो इफेक्ट ऑन नॉन करंट एसेट्स। न्यूमरेटर इंक्रीज होने की वजह से मेरा रेशो इंक्रीज हो रहा होगा। फिर उसके बाद फाइनल रेशियो, लास्ट जो रेशियो हमारे पास दैट इज क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला आपके पास करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज। सर करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं, इन्वेंट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं, और करंट लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट है सर, अभी इस रेशियो में हमने डिस्कस किया था कि सर नेट पे आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है,
तो अगर आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज मतलब डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होने की वजह से आपका रेशो इंक्रीज होगा। उम्मीद है सर ये पहली ट्रांजैक्शन समझ में आई होगी। अगली ट्रांजैक्शन पे अगर हम चलें सर, अगली ट्रांजैक्शन है सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। सर लेट से मैं अज्यूम करता हूं अपनी तरफ से नंबर्स, तो मेरी एंट्री को जिस तरीके की पास हो रही होगी, ये कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी, लेट से 10 रुपीज से। और सर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इन्वेंट्री ये भी मेरी 10 रुपीज से ही क्रेडिट हो रही होगी। मतलब जो आपके एसेट की वैल्यू थी, इन्वेंट्री की वैल्यू थी, आपने उसी वैल्यू पे बेचा, कोई प्रॉफिट मार्जिन वगैरह चार्ज नहीं किया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, आगे बढ़ूं अगर मैं, सबसे पहले है मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स का रेशो। तो सर मेरे सब क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। सर मैंने सेल्स बढ़ाई अपनी लेट से 10 रुपीज से, ठीक है, और मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ा दी 10 रुपीज से, तो मुझे बताइएगा ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं सर, 10 रुपए से एक जगह बढ़ा, 10 रुपए से एक जगह कम कर दिया, तो नेट इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे जीरो ही रहा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अपनी जगह से कोई मूवमेंट नहीं आ रही। अलबत्ता सेल्स की फिगर पे इंपैक्ट पड़ रहा है कि सेल्स की फिगर तो इंक्रीज हो रही है, कुछ ना कुछ तो इंक्रीज हो रही है, भले से वो मेरे एसेट की वैल्यू के हिसाब से इंक्रीज हो रही हो, लेकिन इंक्रीज तो हो रही है ना। इसका मतलब सर ग्रॉस प्रॉफिट पे देयर इज नो इंपैक्ट। अलबत्ता मेरा डिनोमिनेटर यानी सेल्स के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, सेल्स मेरी इंक्रीज हो रही है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से हमारा रेशो डिक्रीज होता है। एग्जैक्टली यही चीज नीचे वाले सवाल में, नीचे वाले रेशो में नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। सर नेट प्रॉफिट पे जब ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जितना ग्रॉस प्रॉफिट में इंपैक्ट आना था क्या था? जीरो इंपैक्ट था, वही इंपैक्ट नीचे कैरी फॉरवर्ड हो, तो नेट प्रॉफिट पर भी जीरो इंपैक्ट। अगेन सेल्स मेरी इंक्रीज हो रही है, तो सेल्स का इंक्रीज मतलब डिनोमिनेटर का इंक्रीज, डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से मेरा रेशो डिक्रीज होता है। ठीक हो गया। अगला मेरे पास रेशो कौन सा है? करंट रेशो, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। सर अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी के हिसाब से जब मैंने ये एंट्री पास करी, तो मेरे इन्वेंट्री कम होती हुई नजर आई मुझे 10 रुपीज से, सही, लेकिन सर साथ साथ मेरा कैश भी इंक्रीज हुआ, सही, मतलब एक एसेट मेरा कम हो रहा है, एक करंट एसेट मेरा कम हो रहा है, और उसके जवाब में दूसरा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटी पे देयर इज नो इफेक्ट। तो सर 10 रुपीज का इंक्रीज, 10 रुपीज का डिक्रीज, तो मेन मतलब क्या हुआ सर, हमारे करंट एसेट्स के ऊपर जीरो इंपैक्ट रहा। तो जब ना ही कोई करंट एसेट्स पे इंपैक्ट है, ना ही कोई करंट लायबिलिटी पे इंपैक्ट है, तो नो इफेक्ट। ये चीज समझ में आती है। सर अगला रेशो हमारे पास स्टॉक टर्नओवर इन टाइम, फॉर्मूला हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। सर अब इस रेशो में क्या कहानी है, एंट्री अगर मैं चेक करूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री मेरी डिक्रीज हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज, इन्वेंट्री में डिक्रीज। जरा रेशो के पास आऊं तो कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्रीज आ रहा है, इन्वेंट्री मेरी डिक्रीज हो रही है, तो सर डिनोमिनेटर कम न्यूमरेटर ज्यादा, तो सर रेशो के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक हो गया। लास्ट है मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ओवर नॉन करंट एसेट। सर ना तो कोई प्रॉफिट पे इंपैक्ट है, क्यों? क्योंकि जितने से आपने सेल बढ़ाई थी उतने से आपने कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ाई थी, ग्रॉस प्रॉफिट जीरो हो गया था। ग्रॉस प्रॉफिट जीरो होने की वजह से आपका नेट प्रॉफिट भी जीरो, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी जीरो। तो ना ही आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट है, ना ही आपके कोई नॉन करंट एसेट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट है, तो देयरफॉर आंसर विल बी नो इफेक्ट। ठीक हो गया। लास्ट है मेरे पास करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी, सर जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे रेशो को अगर ध्यान से देखूं, फॉर्मूले में हमारे पास आता है कि इन्वेंट्री को करंट एसेट्स में से एलिमिनेट कर दिया। मतलब इसके बाद अब ये जो मेरे पास करंट एसेट है, इसमें लेट से करंट एसेट में हमारे पास नॉर्मली क्या आता है सर, रिसीवेबल आ रहा होता है, इसके अलावा प्रीपेमेंट वगैरह अगर कुछ है तो वो आ रही होंगी, और कैश एंड बैंक के बैलेंसेस आ रहे होंगे, सही, और भी छोटे मोटे करंट एसेट्स हो सकते हैं हमारे पास। तो और एक एसेट हमारे पास है इन्वेंट्री। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर मेरे करंट एसेट बनाते हैं। इसमें से मैंने इन्वेंट्री के बैलेंस को एलिमिनेट कर दिया रेशो के लिए, सही। तो अब मेरे पास बाकी के जो करंट एसेट बचे, इसमें से मेरा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो सर कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इन्वेंट्री का क्योंकि इंपैक्ट मैं खत्म कर चुका हूं, इन्वेंट्री के पूरे टोटल बैलेंस को मैं एलिमिनेट कर चुका हूं रेशो से, तो नेट इंपैक्ट क्या रहा सर, मेरे नेट इंपैक्ट पे करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री यानी न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है। तो सर अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर पर देयर इज नो इंपैक्ट, तो मेरा रेशो इंक्रीज होगा। उम्मीद है सर ये ट्रांजैक्शन भी आपको समझ में आई होगी। अगले ट्रांजैक्शन पे अगर हम चलें, अगली ट्रांजैक्शन हमें क्या कह रही है कि रिकवर डेटर्स बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट एट 10%। से ये मोर और लेस केस नंबर 1 वाली कहानी, ट्रांजैक्शन नंबर 1 वाली कहानी। ठीक है, अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं तो मेरी एंट्री पास हो रही होगी, हमने
डेटर्स को पे ऑफ किया ना, तो कैश डेबिट होगा मेरा, डेटर्स का बैलेंस यानी अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्रेडिट होगा, और मैं अपने पास एक डिस्काउंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। ठीक, अगर मैं नंबर्स दे दूं इस एंट्री को, तो लेट से 10 रुपए से मैंने रिसीवेबल कम किया अपना, 8 रुपए का मैंने कैश रिसीव किया, 2 रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया। अब इसके इम्पैक्ट अगर मैं चेक करूं, सर जीपी ओवर सेल्स, जीपी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि सेल्स पूरी हो चुकी है सारी पुरानी। सेल्स के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि पुरानी कहानी हम अभी रिसीवेबल्स रिकवर कर रहे हैं। तो व्हेन देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, नो इम्पैक्ट ऑन सेल्स, तो मेरे रेशो के ऊपर भी नो इफेक्ट होगा। अलबत्ता जब मैंने डिस्काउंट दिया तो एक एक्सपेंस मेरे बुक्स में रिकॉर्ड हुआ, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर सेल्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है। न्यूमरेटर कम अगर होता है तो मेरा रेशो डिक्रीज होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगला रेशो है मेरे पास करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। सर मेरा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 8 रुपए से, लेकिन रिसीवेबल का बैलेंस मेरा कम हो रहा है, रिसीवेबल का बैलेंस मेरा कम हो रहा है। तो सर अगर मैं आपसे नेट इंपैक्ट पूछूं, नेट इंपैक्ट पे मेरे करंट एसेट्स 2 रुपए से कम हो रहे हैं। नेट इंपैक्ट में मेरे करंट एसेट 2 रुपए से कम हो रहे हैं। करंट एसेट कम होने का मतलब कि सर मेरा न्यूमरेटर कम हो रहा है, और न्यूमरेटर जब भी कम होगा तो मेरा इंपैक्ट डिक्रीज का होगा। ठीक है सर। आगे अगर हम बढ़े यहां से, हमारे पास अगला रेशो ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमारे पास है स्टॉक टर्नओवर इन टाइम्स कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन क्या आती है हमारी, क्या हो गया? तो सर अगर ट्रांजैक्शन जाके चेक करूं, कहां गई, हाँ, ना मेरी कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर कोई इंपैक्ट आ रहा है, ना ही मेरे इन्वेंट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट आ रहा है, तो सीधा साधा कहानी नो इफेक्ट। ठीक हो गया जी। लास्ट मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रेशियो नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स ओवर नॉन करंट एसेट्स। तो सर मैंने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा होगा, प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन नॉन करंट एसेट्स पे देयर इज नो इंपैक्ट, तो न्यूमरेटर मेरा डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर पे नो इंपैक्ट, तो मेरा रेशियो भी डिक्रीज हो रहा होगा। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6 करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज। सर एंट्री क्या है हमारी, अकाउंट रिसीवेबल, कैश और डिस्काउंट एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ कैश और रिसीवेबल को सामने रखना है। सर अगर रेशो के पास जाऊं, इन्वेंट्री का तो कोई इंपैक्ट नहीं है, मतलब इन्वेंट्री में तो कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आ रहा, तो अगर इन्वेंट्री माइनस भी हो रही है तो रेशो के इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन करंट एसेट्स के ऊपर, रिमेनिंग करंट एसेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट है सर, एक करंट एसेट मेरा कम हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, और एक करंट एसेट मेरा कम हो रहा है, लेकिन जो कम होने वाला एसेट है मतलब रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो ज्यादा कम हो रहा है। तो नेट बेसिस पे अगर हम चेक करें क्या हो रहा था सर, कहानी क्या थी कि हमारे करंट एसेट 2 रुपए से कम हो रहे हैं, न्यूमरेटर में हमारे डिक्रीज आ रहा है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर डिक्रीज आता है तो हमारा रेशो भी डिक्रीज हो जाता है। उम्मीद से ये ट्रांजैक्शन समझ में आई होगी। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आता हूं, सर ट्रांजैक्शन नंबर 4 कोई वो नहीं है, यानी एंट्री वाली ट्रांजैक्शन नहीं, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम 90 डेज का एक्सटेंडेड क्रेडिट हम दे रहे हैं ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। मतलब जो भी हमारे पास सेल क्या कहते हैं परचेज करने आते हैं कोई भी प्रोडक्ट, हम उसको सिर्फ पेमेंट का टाइम ज्यादा कर देते हैं, बाकी सारे हिसाब किताब वैसे ही है, उतने का ही मार्जिन चार्ज कर रहा हूँ एट एग्जिस्टिंग मार्जिन, जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन था मैं वैसे ही चार्ज कर रहा हूँ। सही, जो कोई डिस्काउंट एक्सपेंस वगैरह बुक नहीं कर रहा, बस क्या कर रहा हूँ कि पैसा मुझे थोड़े से टाइम के बाद रिसीव हो रहा है, जैसे लेट से पहले 30 डेज में रिसीव होता था, अब मुझे 90 डेज में रिसीव हो रहा है। तो इसकी कोई बिजनेस एंट्री तो नहीं है, ठीक है, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन तो ये कोई नहीं हुई। अब अगर मैं इसके इम्पैक्ट चेक करना शुरू करूं, सर पहला रेशियो मेरे पास के ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स, कहां गया सर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखो, ये तो सिंपल सी कहानी है, इसने खुद बोला कि हमारे मार्जिन सेम है, मार्जिन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, मतलब पहले जो प्रॉफिट मार्जिन से अभी भी वही प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर रहा हूं। तो जब सवाल खुद बता रहा है कि देयर इज नो इंपैक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्जिन, तो मैंने भी लिख दिया भाई ये नो इफेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन नंबर 2 की बात करूं, रेशियो नंबर 2 की मैं बात करूं, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स, इसमें क्या कहानी है? सर एंट्री तो मेरी कोई भी नहीं है, अलबत्ता सवाल ने मुझे बताया कि मेरी सेल्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सही, सेल्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सेल्स इंक्रीज होने से मेरा नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो सर ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से मेरा न्यूमरेटर भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मेरा डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होगा। तो सर हमने अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले
कि अगर एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी वजह से मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंपैक्ट आ रहा है सेम अमाउंट से, तो जो लोअर साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन है, लोअर साइड ऑफ द फ्रैक्शन है, उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो सर अब नेट प्रॉफिट और सेल्स में कौन सी फिगर छोटी होगी? सर ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट छोटी होगी। क्यों? क्योंकि सेल्स में से चीजें माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो सर नेट प्रॉफिट की फिगर यानी न्यूमरेटर की फिगर छोटी है, सेल्स की फिगर मेरी, डिनोमिनेटर की फिगर मेरी बड़ी है। तो इसका मतलब मेरी जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट ज्यादा होगा, न्यूमरेटर ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा प्रोपोर्शनेट टू सेल्स। तो अगर मेरा न्यूमरेटर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन मेरा रेशो भी इंक्रीज हो रहा होगा। ये चीज समझ में आती है सर। फिर उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है मेरे पास करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। सर यहाँ पे क्या कहानी है? एंट्री तो खैर कोई नहीं है। हाँ, एक चीज लेकिन ध्यान में याद होनी चाहिए कि सर अगर हम क्रेडिट टर्म्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर मेरे रिसीवेबल के बैलेंस इंक्रीज होंगे। सर पहले जब मैं 30 डेज में रिसीव करता था तो मेरा रिसीवेबल 30 डेज में कैश में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन अब मेरे रिसीवेबल का बैलेंस 90 डेज तक जा रहा है। तो इसका मतलब मेरा न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, करंट एसेट्स की जो वैल्यू है, वो इंक्रीज होगी। तो अगर मेरा न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा रेशो भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। सर इसका क्या कहानी है? सवाल ने बोला कि हमारी सेल्स की फिगर इंक्रीज हो रही है, सेल्स इंक्रीज होगी तो मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, लेकिन मेरी इन्वेंट्री की फिगर्स कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं ज्यादा सेल करूं तो इन्वेंट्री की वैल्यू कम होती रहेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स का इंक्रीज लेकिन इन्वेंट्री का डिक्रीज, तो कम गया। कॉस्ट ऑफ सेल मेरी इंक्रीज, न्यूमरेटर का इंक्रीज और इन्वेंट्री का डिक्रीज मींस डिनोमिनेटर का डिक्रीज। तो सर न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो दैट मींस मेरा रेशो भी इंक्रीज हो रहा होगा। ये चीज समझ में आती है सर। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट। सर वही वाली कहानी है जो हमने नेट प्रॉफिट रेशो में देखी कि सर अगर मेरी सेल्स की फिगर इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा। प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन नॉन करंट एसेट्स। तो प्रॉफिट मींस न्यूमरेटर का इंक्रीज, न्यूमरेटर इंक्रीज होने से मेरा रेशो इंक्रीज होगा। ठीक हो गया सर। लास्ट इज मेरे पास करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब यहां पे सर हमने अभी क्या सीखा? अभी थोड़ी देर पहले जब हमने करंट रेशो करा तो हमने क्या कहा कि हमारे रिसीवेबल के बैलेंस इंक्रीज हो रहे होंगे। ठीक, रिसीवेबल के बैलेंस कहां गए? नीचे ये वाला बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इन्वेंट्री का इंपैक्ट तो हमने नेट ऑफ किया हुआ है। अगर सर इन्वेंट्री का बैलेंस नेट ऑफ किया हुआ है और रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ रहा है, तो मतलब मेरा न्यूमरेटर बढ़ रहा है। न्यूमरेटर के इंक्रीज होने की वजह से मेरा रेशो भी इंक्रीज होगा। ठीक है सर, यहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन है मेरे पास क्विक रेशो, डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट अ गेन। अच्छा सर, बहुत इजी ट्रांजैक्शन है। आपको अगर मैं एंट्री से पूछूं कि अगर आप एक नॉन करंट एसेट गेन पे सेल करते हो तो आपकी एंट्री पास होती है कैश डेबिट एसेट, जो भी आपका पीपी मैंने लिख दिया उसकी जगह पीपी क्रेडिट, और आप एक गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हो। सही, अपनी तरफ से नंबर अगर अज्यूम कर लूं तो लेट से आपका 10 रुपए का पीपी अगर था, आपका 2 रुपए का आपने गेन रिकॉर्ड किया तो 12 रुपए का आपने कैश रिसीव किया होगा। अपनी तरफ से फिगर अज्यूम कर ली। तो सर आपका एक करंट एसेट बढ़ रहा है, एक नॉन करंट एसेट कम हो रहा है, और आप अपने पास एक इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहला रेशो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल। सर इस ट्रांजैक्शन का ना तो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट है ना कोई सेल्स के ऊपर इंपैक्ट है, तो देयरफॉर नो इफेक्ट ऑन दिस रेशो। अलबत्ता अगर मैं नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स की बात करूं तो सर मेरे नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक गेन ऑन डिस्पोजल की इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं। इनकम रिकॉर्ड करने से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो सर प्रॉफिट का इंक्रीज है, सेल्स के ऊपर देयर इज नो इम्पैक्ट, तो न्यूमरेटर के इंक्रीज की वजह से मेरा रेशो इंक्रीज होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज मेरे पास करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। सर अगर मैं एसेट सेल कर रहा हूं तो मुझे कैश रिसीव हो रहा है, तो मींस मेरे करंट एसेट्स की फिगर बढ़ रही है, लेकिन करंट लायबिलिटीज पे देयर इज नो इम्पैक्ट। तो कैश की फिगर बढ़ रही मतलब करंट एसेट्स का बढ़ना मींस न्यूमरेटर का बढ़ना, न्यूमरेटर के इंक्रीज होने से मेरा रेशो इंक्रीज होता है। ठीक हो गया। लास्ट इज मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल, फोर्थ ट्रांजैक्शन मेरे पास है कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। तो सर क्या होगा? सर कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई इंपैक्ट नहीं सर, गेन ऑन डिस्पोजल नेट प्रॉफिट का पार्ट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता। और एवरेज इन्वेंट्री पे भी नो इम्पैक्ट, क्योंकि मैं एसेट सेल कर रहा हूँ, कौन सा? नॉन करंट टीपी सेल कर रहा हूँ, इन्वेंट्री वगैरह सेल नहीं हो रही यहाँ पे कोई। तो सर ना तो कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई इंपैक्ट, ना इन्वेंट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट, तो देयरफॉर नो इफेक्ट ऑन द रेशो। ठीक हो गया।
फिर उसके बाद अगला रेशो, मेरे पास है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। सर ट्रांजेक्शन क्या है, देखें मैंने पीपी को डिक्रीज करना है और एक इनकम रिकॉर्ड करनी है। रेशो क्या है मेरा, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, पीबीआईटी प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो रहा है, नॉन करंट एसेट्स की फिगर कम हो रही है, मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स मेरा रेशो भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक हो गया। लास्ट रेशो मेरे पास है क्विक रेशो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज। तो सर यही वाली ट्रांजैक्शन की मेरे पास इन्वेंट्री का इंपैक्ट नेट ऑफ हुआ, इन्वेंट्री का इंपैक्ट नेट ऑफ ना भी हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट किसके ऊपर है, कैश के ऊपर। सर मेरे कैश एंड बैंक बैलेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी पे देयर इज नो इंपैक्ट, तो अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा रेशो भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। सर सिर्फ और सिर्फ इस किस्म के सवाल के लिए क्या चीज याद रखनी है, ये जो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन रेशियो का पढ़ा, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। सर इन सवालों में कभी कोई मसला नहीं होगा। बेसिक ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन का एक इंपैक्ट होगा। आपको पता है बैलेंस शीट के और पीएनएल के ऊपर आपने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है कि बैलेंस शीट पीएनएल के ऊपर किस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट होता है। अगर ये इंपैक्ट आपको क्लियर है, ये रेशो फ्रैक्शन के रूल्स आपको क्लियर है, तो इस किस्म के सवालों में कभी कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद है सर ये सवाल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।